दीक्षांत को लेकर के किस प्रकार की विशेष तैयारियां की जा रही हैं? मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर वी नारायण, इसरो के चेयरमैन हैं और विभागों द्वारा भी कुछ विशेष तैयारियां की जा रही होंगी और कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर के सभी विभाग दीक्षांत सप्ताह मना रहे हैं। सभी विभागों में वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंसेस भी साथ साथ आयोजन कर रहे हैं। ऐसा पर्व है, ये विश्वविद्यालय का अपना एक पर्व होता है। इस पर्व का सभी लोग इंतजार करते हैं। जी, विश्वविद्यालय का सफर कैसा रहा? विश्वविद्यालय का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। 63 वर्ष का ये विश्वविद्यालय हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रिसर्च के लिए काफ़ी प्रयोगशालाओं को अपडेट किया। स्पेस टेक्नोलॉजी नया हमने इस समय शुरू किया है। लेकिन डिग्री लेने के बाद बच्चे प्लेसमेंट के लिए और गाइडेंस के लिए काफ़ी परेशान होते हैं। रिकॉर्ड तोड़ बच्चों को प्लेसमेंट ऑफर्स मिले हैं। लगभग 117 कंपनियां इस वर्ष विजिट की हैं और 1100 से अधिक बच्चों को प्लेसमेंट मिल गया है। वो जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बने। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भी योजना है। जिनों में कम्युनिटी वेलफेयर्स के भी प्रोग्राम विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे हैं। हमने सोशल इंटर्नशिप के नाम से एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप पर हम भेजते हैं। विजडम और व्हील्स के नाम दिया गया है। छात्रों का रुझान कैसा रह रहा है कम्युनिटी वेलफेयर स्कीम या जो कि रोज शाम को हमारे अपने स्टूडेंट्स रूरल एरिया से और जो आसपास के गांव हैं वहां से बच्चों को 2 घंटा पढ़ाते हैं और उसके बाद उनको घर भी छोड़ के आते हैं। 63 वर्षों के विश्वविद्यालय के सफर में 2000 सफर को विश्वविद्यालय के लिए कैसा विश्वविद्यालय है जो NIRF रैंकिंग में इंजीनियरिंग में टॉप 100 में है। स्टूडेंट्स और फैकल्टी 100% डेडिकेटेड हैं। एक चीज़ अक्सर देखी जाती है कि टेक्निकल कॉलेजेस या टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में जो अलग अलग ब्रांचेस हैं के बीच एक ब्रिजिंग का गैप देखा जाता है। ऐसा अच्छी बात आपने कही है। विश्वविद्यालय ने एक डिग्री के साथ एक माइनर डिग्री का प्रोविज़न भी किया है, वो उसमें जा सकता है। इनमें ब्रांचेस के बीच में कोई बार नहीं। तकनीकी क्षेत्र में कब से जुड़ाव रहा? इंटरमीडिएट तक में GIC में रहा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज NIT में ही लगभग 12 ईयर्स मैंने सर्व किया एज लेक्चरर। और ये फॉर्चुनेट पार्ट था, मेरे ड्यूरेशन में ही ये विश्वविद्यालय भी बना। दिल्ली में नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, डायरेक्टर ज्वाइन किया और महीने में वो संस्थान भी विश्वविद्यालय बन गया। 2 साल मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में भी एज वाइस चांसलर सर्व किया। किस प्रकार की बॉन्डिंग महसूस करते हैं यहाँ के परिवेश से और यहाँ के लोगों से? तो यहाँ पर चयन हुआ था लेक्चरर के रूप। मेरा पहला नियुक्ति पत्र इसी संस्थान के प्रयोग के तहत हम लोगों ने इसको विश्वविद्यालय के लिए एक परिकल्पना बनाया जाएगा। प्रदेश का प्रथम इस तरह का संस्थान था जो इंजीनियरिंग कॉलेज से उठ के वो विश्वविद्यालय के मदन मोहन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पिछले 1 दशक में अपने सफ़र को सुनहरा बना चुका है और तकनीकी के क्षेत्र में एक उच्चतम स्तर को प्राप्त कर चुका है। यह विश्वविद्यालय अपने 10वें दीक्षांत समारोह की ओर अग्रसर है। विश्वविद्यालय की योजनाओं और भविष्य के नीतियों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर JP सैनी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे विश्वविद्यालय में आए। दीक्षांत को लेकर के किस प्रकार की विशेष तैयारियां की जा रही हैं और मुख्य अतिथि कौन है इस बार? दीक्षांत में इस बार हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर वी नारायणन, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं और ये दीक्षांत समारोह 26 अगस्त को आयोजित हो रहा है। जी, अलग अलग विभागों द्वारा भी कुछ विशेष तैयारियां की जा रही होंगी और कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर के क्या रणनीति बनी हुई है? सभी विभाग, जहाँ तक कन्वोकेशन की बात है, पूरा दीक्षांत सप्ताह मना रहे हैं। तो छात्रों के स्तर से डिफरेंट प्रकार के अपने ग्रुप डिस्कशंस हैं, इंटरव्यूज़ हैं स्टूडेंट्स के, उनको मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए कई कार्यक्रम हैं। एलमनाइज काफ़ी जो हमारे एलमनाई हैं वो भी काफ़ी एक उत्साहित होते हैं और बढ़ चढ़ के वो स्टूडेंट्स को गाइड और सुपरवाइज़ कर रहे हैं। और ये सभी विभागों में वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंसेस भी साथ साथ आयोजन कर रहे हैं। एक अच्छा माहौल दीक्षांत सप्ताह का बना हुआ है। और एक बहुत अच्छी बात है कि इमीडिएटली अभी कुछ दिन पहले ही हमारा स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने मनाया और उसके तत्काल बाद हमारा अपना एक कन्वोकेशन हो रहा है। तो एक अच्छी पहल है विश्वविद्यालय के लिए भी और छात्रों के लिए भी, क्योंकि एक ऐसा पर्व है, ये विश्वविद्यालय का अपना एक पर्व होता है। इस पर्व का सभी लोग इंतज़ार करते हैं पूरे वर्ष में। स्थापना से लेकर के अब तक, चूँकि यह विश्वविद्यालय जिस परिवेश में, जिस क्षेत्र में स्थित है, पूर्वांचल का बेल्ट आपको भी अच्छे से पता है, प्लस यहाँ से बिहार के सीमावर्ती जिलों से भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, नेपाल के तराई क्षेत्र से भी बच्चे आते हैं अपने सपनों की उम्मीदों को लेकर के। पूरा विश्वविद्यालय का सफ़र कैसा रहा? विश्वविद्यालय का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। लगभग 63 वर्ष का ये विश्वविद्यालय हो चुका है और इसकी जो भी एलुमनाई हैं इस देश में ही नहीं, पूरे देश के अतिरिक्त हर
आपको विश्व में हर स्थान पर आपको मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के एलुमनाई, जो इंजीनियरिंग कॉलेज पहले हुआ करता था, पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग कॉलेज के एलुमनाई आपको मिलेंगे। और स्टूडेंट्स का अच्छा प्लेसमेंट एवरी ईयर होता है। इस बार भी 1100 से ऊपर स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो चुका है पिछले सत्र के, और नए सत्र का प्लेसमेंट फिर से शुरू हो गया है। और जो भी यहाँ की कोर ब्रांचेज़ हैं वो तो रियली बहुत अच्छी ब्रांचेज़ हैं। और इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स CS, IT हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इसमें जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है उनको सीख रहे हैं और उसके माध्यम से वो समाज की सेवा भी कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है बच्चों के पढ़ाई को लेकर के और उसकी स्तर को सुधारने को लेकर के। बहुत अच्छा तो इंफ्रा को लेकर के विश्वविद्यालय विगत 4-5 वर्षों से देखा जा रहा है काफ़ी नए नए अभिनव प्रयोग हो रहे हैं। जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। अगर हम विश्वविद्यालय को इन टोटलिटी देखें तो विश्वविद्यालय अपने आप में एक अनूठा विश्वविद्यालय है जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना भी शुरू में इसी विज़न को लेके हुई थी, और ये विश्वविद्यालय मालवीय जी के नाम पर संचालित है। और ये अपने आप में एक बहुत अनूठी पहल रही है। और जब से विश्वविद्यालय बना है, इसको विश्वविद्यालय बनाते समय यही परिकल्पना की गई थी कि इसको रुड़की विश्वविद्यालय की भांति एक तकनीकी संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा जो पूरे प्रदेश को अपनी कंसल्टेंसी दे पाए। तो उस दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण योगदान ये विश्वविद्यालय इस समय कर रहा है। ये वास्तव में एक अच्छा क्षण है और अच्छा प्रश्न भी आपने किया। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले वर्ष भी हमने रिसर्च के लिए काफ़ी प्रयोगशालाओं को अपडेट किया था, और इस वर्ष भी हम नई नई प्रयोगशालाएं स्टूडेंट्स के लिए ला रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक साइंस हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आप देखें तो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी नया हमने इस समय शुरू किया है। इसमें हम मास्टर्स प्रोग्राम भी जल्दी शुरू करेंगे। और इसके अलावा आपका VLSI है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सभी डिपार्टमेंट्स की लैब्स को लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ रिसर्च ओरिएंटेड बना रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आती है कि इंफ्रा और शिक्षा तो अपने जगह है, उसके स्तर को सुधारा जाएगा तो बेहतर उसका परफॉर्मेंस होगा और परिणाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन डिग्री लेने के बाद बच्चे प्लेसमेंट के लिए और गाइडेंस के लिए काफ़ी परेशान होते हैं, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जहाँ तक मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है, प्लेसमेंट हमारे यहाँ कभी इशू नहीं रहा है। और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ बच्चों को प्लेसमेंट ऑफर्स मिले हैं। लगभग 117 कंपनियां इस वर्ष विज़िट की हैं और 1100 से अधिक बच्चों को प्लेसमेंट मिल गया है। इसके अलावा लगभग 157 स्टूडेंट्स को गेट में अच्छे स्कोर्स मिले हैं, और उसके माध्यम से वो अपनी हायर स्टडीज़ गेट या कैट के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए उनके पास पूरा विकल्प उपलब्ध है। वो चाहे जॉब ज्वाइन करें या प्लेसमेंट के लिए जाएं। इसके अतिरिक्त भी स्टार्टअप पर भी विश्वविद्यालय अपना काम कर रहा है, और MMUT फाउंडेशन के नाम से एक सेक्शन 8 कंपनी बनाई हुई है जो स्टूडेंट्स को नर्चर करती है और उनको इस दिशा में प्रेरित करती है कि वो जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बने। एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में। यस, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपनी अपनी स्टार्टअप कंपनियां वो स्टार्ट करें जिससे वो लोगों को रोज़गार देने में सक्षम हो। और यही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भी योजना है कि हमारे स्टार्टअप्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और हमारा यूथ उसमें इन्वॉल्व हो। विगत कुछ दिनों में कम्युनिटी वेलफेयर्स के भी प्रोग्राम विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे हैं, इनके बारे में तो अच्छी बात आपने कही। कम्युनिटी के लिए भी, चूँकि विश्वविद्यालय एक तकनीकी संस्थान है और विश्वविद्यालय ने अपने कैरिकुलम में भी एक बहुत अभूतपूर्व चेंज किया है। हमने सोशल इंटर्नशिप के नाम से एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप पर हम भेजते हैं, और वो स्टूडेंट्स रूरल एरियाज़ में जाके 80 से 100 घंटे तक अपना योगदान देते हैं, और उसके आधार पर, उनके योगदान के आधार पर उनका एनालिसिस होता है। और डिग्री तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वो कम से कम 80 घंटे सोसाइटी में काम नहीं करेंगे। उसी पहल को देखते हुए विश्वविद्यालय ने एक बस की व्यवस्था की है, और ये बस हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से मिल रही है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फंडेड बस में हम एक पूरा सचल कंप्यूटर लैब बनाएंगे, और इस लैब को विजडम और व्हील्स के नाम दिया गया है। और ये व्हीकल हमारा स्कूल्स में जाके, जो हमारे ग्रामीण अंचल के विद्यालय हैं उसमें बच्चे यहाँ लाने के बजाय हम वहीं जाके उनको ट्रेनिंग देंगे, और वो स्टूडेंट्स हर एक अपने जो भी विद्यालय है वहाँ वो वैन रहेगी, और एक सप्ताह में 4 स्कूल्स को कवर करेंगे।
इस एक स्कूल में हमने जो अभी प्लान किया है 3 दिन जाएंगे और लगभग 3 मंथ्स के हम उनको एक डिजिटल लिटरेसी पर एक कोर्स उपलब्ध कराएंगे और उसकी ट्रेनिंग देंगे। वो सारा काम हमारे बच्चे करेंगे। वित्तीय सहयोग हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च आएगा जो स्टेट बैंक वहन करेगा। अच्छा, छात्रों का रुझान कैसा रह रहा है कम्युनिटी वेलफेयर स्कीम या जो भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं इनिशिएटिव्स में? आगे छात्रों का रुझान? बिल्कुल, छात्र को अगर आप देखें तो छात्र तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने देखा है कि रोज़ शाम को हमारे अपने स्टूडेंट्स रूरल एरिया से और जो आसपास के गांव हैं वहाँ से बच्चों को लाते हैं, 2 घंटा पढ़ाते हैं और उसके बाद उनको घर भी छोड़ के आते हैं। वो अभी भी हमारे स्टूडेंट्स बच्चों को ला के कर रहे हैं। आगे हम अपने लैब को ही वहाँ ले जाके ट्रेनिंग दिलवाया करेंगे। 63 वर्षों के विश्वविद्यालय के सफ़र में 2023 से आपका सफ़र, आप अपने इस सफ़र को विश्वविद्यालय के लिए कैसा देखते हैं? अब तक क्या अभिनव प्रयोग किए गए आपके द्वारा? जी, अगर आप इसको ऐसे देखें तो मेरा 2023 से नहीं है, मैं इससे पहले भी 4 साल यहाँ प्रिंसिपल रहा हूँ और प्रिंसिपल में लास्ट प्रिंसिपल था इनफैक्ट। तो निश्चित रूप से ये उसके तुरंत विश्वविद्यालय बनने के बाद फिर मैं वापस गया था। बट उस 4 साल में तो अगर उसको आप जोड़ें तो मैं लगभग 6 साल यहाँ सर्व कर चुका हूँ। मेरा 6 साल होने वाला है। और इस बीच में अगर आप उपलब्धियों की बात करें तो यहाँ पर विश्वविद्यालय, अगर आप देखें कोई भी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करें तो चाहे वो उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, अकेला विश्वविद्यालय है जो NIRF रैंकिंग में इंजीनियरिंग में टॉप 100 में है। और यहाँ पर इन सारी डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी इंस्टीट्यूशन टॉप 100 में नहीं है। इन सारे स्टेट्स को अगर हम लें जो NIRF रैंकिंग होती है, इसके साथ ही यूनिवर्सिटी कैटेगरी में भी विश्वविद्यालय को अपने प्रथम प्रयास में ही टॉप 100 में स्थान मिला है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में विदिन 50 हमारा संस्थान है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त QS एशिया रैंकिंग में हमको 201 हमारा प्लेसमेंट हुआ, प्लेस पे हम हैं। और इसके अलावा डिफरेंट हमारी जितनी भी रैंकिंग स्कीम्स हैं, जो भी, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया की है या इंडिया टुडे की है, उसमें विश्वविद्यालय बहुत अच्छा कर रहा है। तो विश्वविद्यालय अपने लेवल पर और उसके स्टूडेंट्स और फैकल्टी 100% डेडिकेटेड हैं। और अभी तो रिसेंटली विश्वविद्यालय ने काफ़ी नए शिक्षक नियुक्त किए हैं और वो सभी शिक्षक जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ काम कर रहे हैं, उसमें पारंगत हैं। तो मुझे लगता है जल्दी ही हमारे स्टूडेंट्स भी सोसाइटी के लिए और अच्छा करेंगे। एक चीज़ अक्सर देखी जाती है कि टेक्निकल कॉलेजेस या टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उनके बीच एक ब्रिजिंग का गैप देखा जाता है। ऐसा कुछ इनोवेटिव यह विश्वविद्यालय कुछ ऐसा कर रहा है जो ब्रांचेस के बीच में जो ब्रिजिंग के लिए स्टेबल करके और फिर बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलें? जी, बहुत आफ्टर डिग्री उनके साथ एक गाइडेंस टीम जुड़ी रहे हमेशा। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। विश्वविद्यालय ने एक डिग्री के साथ एक माइनर डिग्री का प्रोविज़न भी किया है कि अगर कोई स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है और वो डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक माइनर के रूप में अपना कोर्स करना चाहता है तो वो 5 डिफरेंट कोर्सेज एडिशनली पढ़ के उसको एक माइनर डिग्री विश्वविद्यालय देगा। तो उसकी सिविल इंजीनियरिंग प्लस माइनर डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स या स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसमें चाहे वो उसमें जा सकता है। इनमें ब्रांचेस के बीच में कोई बार नहीं है। ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के प्रोग्राम्स हैं। और जहाँ तक पास होने के बाद जुड़ने की बात है तो विश्वविद्यालय हमेशा अपने एलमनाइज के साथ जुड़ा रहता है और उसके लिए डिफरेंट हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से एलमनाई हमेशा तत्पर रहते हैं और विश्वविद्यालय को सपोर्ट भी करते हैं पूरी तरह से। जैसे आपने बताया SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपको फंडिंग की और कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम के लिए, तो शहर के बाकी जो भी संस्थान हैं, जो स्वयंसेवी सहायता समूह हैं, बाकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी अलग अलग फील्ड में काम करते रहे, उनका और शहर वासियों का किस प्रकार का सहयोग यहाँ प्राप्त हो रहा है विश्वविद्यालय को? विश्वविद्यालय में लगभग जितनी भी गोरखपुर के NGOs हैं उन सब के साथ हम संपर्क में रहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को जब इंटर्नशिप करनी होती है तो हम उन्हीं के माध्यम से इंटर्नशिप को कंप्लीट करते हैं। तो हम पूरी तरह से अपने जितने भी संस्थान ऐसे हैं जो सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए कार्य कर रहे हैं उनके साथ हम साथ में मिलकर काम करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग में उन्हीं के पास जाते हैं। ये तो हो गई विश्वविद्यालय की बात और प्रोफेशनल एक टेक्सचर मिल गया। आते हैं थोड़ा सा पर्सनल सवालों पे। तकनीकी क्षेत्र में कब से जुड़ाव रहा और शिक्षा दीक्षा के बारे में कहाँ शुरुआत हुई आपकी
प्राथमिक शिक्षा कैसे हुई, फिर तकनीक क्षेत्र में कैसे आपका जुड़ाव हुआ? प्राथमिक शिक्षा तो मेरी स्कूलिंग तो छोटे से स्कूलों में ही हुई है, क्योंकि जिस समय हम लोग पढ़ते थे तो इंटरमीडिएट तक मैं जीआईसी में रहा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जी। और वहाँ से पढ़ के फिर मैं केनाइटी सुल्तानपुर में मेरा एडमिशन हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। वहाँ पर जाकर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने आईआईटी कानपुर से एमटेक किया और पीएचडी केनाइटी में ही किया, और केनाइटी में ही लगभग 12 ईयर्स मैंने सर्व किया एज लेक्चरर। उसके बाद बीआईटी झांसी में मैं एज ए रीडर ज्वाइन किया। उसके बाद वहीं प्रोफेसर हुआ, और उसके साथ कई सारे जितने भी संस्थान मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी मैंने सर्व किया। इस संस्थान में भी मैं 4 साल रहा, और ये फॉर्चुनेट पार्ट था मेरे ड्यूरेशन में ही ये विश्वविद्यालय भी बना। और मैं फिर दिल्ली गया। दिल्ली में नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है दिल्ली सरकार का। उसमें मैंने एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया, और 15 महीने में वो संस्थान भी विश्वविद्यालय बन गया। और फिर मुझे वहाँ पर मौका मिला कि मैं उस विश्वविद्यालय को आगे अपग्रेड करूँ। वहाँ 5 साल मैंने वाइस चांसलर के रूप में सर्व किया। इसके अलावा 2 साल मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में भी एज वाइस चांसलर सर्व किया। और फिर मुझे माननीय कुलाधिपति महोदया ने यहाँ एक मौका दिया कि अपने उस संस्थान में जहाँ पर मेरा एक अपना सपना था, जब मैंने इसको विश्वविद्यालय बनाया था, तो उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं इसमें वहाँ मेरा टर्म कंप्लीट हुआ और फिर मैंने यहाँ आके ज्वाइन कर लिया। पूर्वांचल की माटी से लगाव रहता है, किस प्रकार की बॉन्डिंग महसूस करते हैं यहाँ के परिवेश से और यहाँ के लोगों से? तो ये संस्थान मुझे खींचने का प्रयास अगर आप देखें तो 89 से कर रहा है। मेरा यहाँ पर चयन हुआ था लेक्चरर के रूप में, और बट केनाइटी सुल्तानपुर में भी मेरा जब चयन हो गया तो मैं यहाँ ज्वाइन नहीं किया था। अदरवाइज़ मेरा पहला नियुक्ति पत्र इसी संस्थान का था। अच्छा। तो उस समय नहीं आया, बट उसके बाद मुझे मौका मिला 2010 में, तो मैंने एज ए प्राचार्य यहाँ ज्वाइन किया। और एक विज़न था कि संस्थान को कुछ नया करना चाहिए। उसी प्रयोग के तहत हम लोगों ने इसको विश्वविद्यालय के लिए एक परिकल्पना की, और इसके स्वर्ण जयंती समारोह में इसकी घोषणा हुई कि इसको विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। प्रदेश का प्रथम इस तरह का संस्थान था जो इंजीनियरिंग कॉलेज से उठ के वो विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट हुआ है। ऐसे उदाहरण बहुत कम है जी कंट्री में। तो आप थे प्रोफेसर जेपी सैनी जी। हम आशा करते हैं कि आपके इतने लंबे अनुभवों से यहाँ के छात्रों को, यहाँ के कर्मचारियों को और पूर्वांचल के लोगों को सीखने को मिलेगा, और आपके अनुभव से यह विश्वविद्यालय नित नए कीर्तिमान स्थापित करे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। नमस्कार।